हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट से आंसर सॉल्व कीजिए एंड देन मेरे आंसर से मैच कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर बेटा ये जो आपके कंपाउंड हैं इनके आपके नेम भी आपके याद होने चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से आज एग्जांपल्स उठाए हैं जिनके नेम आपको याद होने चाहिए। और नेम याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी ऑर्गेनिक पढ़ते हुए जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कोई नया नेम आता रहे, आप एक लिस्ट तैयार करते रहिए, उसमें वो नाम ऐड कर दीजिए। और डेली जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चल रही है, आपने उन नेम्स को डेली का डेली रिवाइज करना है। दैट्स इट। फिर ये नाम आपके कहीं नहीं छोड़कर जाएंगे। ओके जी। तो चलिए, अभी हमारा फर्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक का एसिड इफेक्ट दूसरे पर देखना है, ठीक है जी। सपोज इसका एसिडिक इफेक्ट मुझे देखना है, तो दूसरे वाले का कौन सा इफेक्ट है? माइनस होगा या प्लस होगा बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, दैट इज माइनस आई। अब यहाँ पर भी माइनस आए और यहाँ पर भी माइनस आए। फर्क क्या है यहाँ पर? ये जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस रहेगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस आई बिल्कुल पास है, यहाँ पर थोड़ा गैप है, यहाँ पर और गैप है। और हमने पढ़ा था जो स्ट्रेंथ है, इफेक्ट जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑक्सैलिक एसिड इज बेटर एसिड देन दैट ऑफ मेलोनिक एंड मेलोनिक इज बेटर देन दैट ऑफ सक्सीनिक एसिड। डन। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन लिखे हैं। कार्बोक्सिलेट आयन जैसे एसीटेट आयन, फॉर्मेट आयन एंड प्रोपिनोएट आयन, ठीक है बेटा। इसको कार्बे एनायन नहीं बोलोगे आप, क्योंकि कार्बे एनायन तब कहेंगे जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में एक जगह थोड़ा सा फ्लो में कार्बोक्सिलेट के आगे कार्बे एनायन वर्ड यूज़ हो गया था, तो वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये आपका कार्बोक्सिलेट है और नीचे वाले मैंने कार्बे एनायन बनाए हैं। कार्बे एनायन मतलब कार्बन पर एनायनिक ग्रुप, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर ये है एसीटेट आयन, फॉर्मेट आयन एंड प्रोपेनोएट आयन। मैंने आपको क्या समझाया था? नेगेटिव चार्ज इज जस्ट लाइक अ बर्डन, ठीक है जी। और उस बर्डन को रिमूवल से ही हम स्टेबलाइज करते हैं। ये 2 बातें हम हर वक्त याद रखेंगे। नेगेटिव आयन इज जस्ट लाइक अ बर्डन एंड पॉजिटिव आयन इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इज स्टेबलाइज्ड बाय डोनेशन एंड नेगेटिव बर्डन इज स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल। बस इतना फैक्ट आपने याद रखना है। फिर आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए किसका क्या इफेक्ट है एंड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा एसीटेट, देखिए जो चीज़ कॉमन है उसको नहीं देखते हम किसे देखते हैं? जो डिफरेंस पॉइंट है। ये देखिए, ये CH3 प्लस आई, H नो इफेक्ट, H का हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट इज 0। और ये है आपका इथाइल ग्रुप, उसका भी प्लस आई, ठीक है जी। अब प्लस आई देखा जाए तो प्लस आई सबसे ज़्यादा किसका होगा? इधर। और प्लस आई से एसिड, फिर से हमने यहाँ पे रिवीजन, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब प्लस आई जो है प्रोपेनोइट का ज़्यादा है, तो प्रोपेनोइट एसिड जो है, प्रोपेनोइट जो आयन होगा, प्रोपेनोइट आयन जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनायंस को स्टेबलाइज करना है। एनायंस को भी हम कैसे स्टेबलाइज करेंगे? माइनस आई से। तो एनायन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर प्लस आई है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब प्रोपेनोएट आयन जो है वो लेस स्टेबल देन दैट ऑफ एसीटेट आयन या एसीटेट आयन एंड फॉर्मेट आयन, ठीक है जी। फॉर्मेट आयन क्लियर है। तो ये हमारा एसिडिक, यानी कि 2 इज बेटर देन 1 इज बेटर देन 3। दिस इज आवर ऑर्डर।
क्लियर है जी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं कार्बे एनायन। कार्बे एनायन इज आल्सो, अभी हमने यही चीज सेम चलेगी हमारी, जो एनायन है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ठीक है जी, दोनों ही सेम फैक्टर है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पर है और एक कार्बन पर है। ठीक है जी, तो दोनों के ही सेम इफेक्ट लगेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहना है, यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस पॉइंट है, फ्लोरीन। ये देखो ये फ्लोरीन पास है, यहाँ पर फ्लोरीन ही बना हुआ है, वो फ्लोरीन जो है ये रहा जी, फ्लोरीन ही है ये। फ्लोरीन जो है वो थोड़ा दूर हो गया और दूर हो गया। तो हमने फिर से बात की थी कि इफेक्ट इज, हमने पीछे ही अभी बात की है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसके हिसाब से क्या हुआ, अब क्या ऑर्डर बन जाएगा, फटाफट से मैं ऑर्डर लिख रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, देन सेकेंड वन एंड थर्ड वन। क्लियर, तो ये स्टेबल कार्बन आयन हो गए। अब फोर्थ आपका इलेक्ट्रोमेरिक पर बेस है कि ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जी अटैक करने के लिए। अब इलेक्ट्रोफाइल को कौन इनवाइट करेगा, CHO तो नहीं करेगा, याद है ना CHO में हमने पढ़ा था, CHO नहीं करता है, वो न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करता है। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करते हैं। अब ये पाई बॉन्ड ने इनवाइट तो कर लिया, अब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी। हमें क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग बनानी है, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग यहाँ पर आपको बनानी है। तो यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे, किधर शिफ्टिंग होगी, सोचो ज़रा, यहाँ पर है -I इफेक्ट, यानी कि -I से यहाँ पर आ जाएगा प्लस डेल्टा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, CH2 यहाँ पर जहाँ से गए पॉजिटिव, जहाँ को गए नेगेटिव एंड CHO। ठीक है जी, क्लियर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस थोड़ा लंबा टॉपिक है तो वीडियो आज की लंबी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद रेजोनेंस। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस होता क्या है और कब इसकी ज़रूरत महसूस होती है, कब यहाँ पर ये अप्लाई होता है। तो रेजोनेंस को समझाने से पहले ना मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ यहाँ पर, कि एक तो यहाँ पर कि सपोज़ आपके घर में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। अब कैश वन ऑफ द एक्टिव साइट, कैश तो बहुत बड़ी एक्टिव साइट है, कोई भी अटैक कर सकता है उसके ऊपर। तो अब अगर सपोज़ आपके पास बैंक की तो ऑप्शन है नहीं, अब ये कैश आपको रखना है, आपको डर है कि भाई किसी को पता चल गया तो अटैक हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि भाई जैसे पहले लोग करते थे कि कैश को जब उनको घर पे रखना होता था तो छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर कोई कहीं पर, कोई बेड के नीचे चला, बेड के अंदर डाल दिया, कोई कहीं कपड़ों में डाल दिया। तो यानी कि उनका एक्चुअली पर्पस क्या होता था कि उन्होंने एक्टिव साइट को डिस्पर्स्ड कर दिया। डिस्पर्स्ड करने का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने उसको स्टेबलाइज कर दिया कि एक एक्टिव साइट एक जगह पर न रह करके अलग अलग जगह पर आ गई, तो एक्टिव साइट का अटैक करने का पर्पस जो है वो पूरा नहीं होगा। इसी तरीके से एक और बड़े फनी एग्जांपल से इसको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल भाई एक बंदा खड़ा, उसको भूख लगी है बहुत तेज और सामने उसका फ्रेंड खा रहा है बर्गर। ठीक है, अब वो बर्गर खा रहा है तो उसको बस मन कर रहा है कि इसको झपटा मारूं और इससे मैं ले लूं। अब वो बर्गर इज़ अ एक्टिव साइट, वो वहाँ से झपटा मारेगा, लेगा और अपनी भूख पूरी कर लेगा। लेकिन अगर उस दोस्त ने पहले से ही उसके और उसका जो ग्रुप है 5 बच्चों का ग्रुप है, उसने उसको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया और वो यानी वो एक्टिव साइट 5 पार्ट्स के अंदर स्टेबलाइज कर दी, यानी कि उसने उसको डिस्पर्स्ड कर दिया, फिर अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि एक्टिव साइट को रेजोनेंस ने क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तब किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी 4 बच्चों की टीम है। ठीक है, और 4 बच्चों की टीम है और हमें जो है सपोज एक बैंक लूटना है। ठीक है, हमें एक बैंक लूटना है। अब हम उसके लिए पहले तैयारी करेंगे सारी की सारी, है ना। तो हम चारों की टीम को कहेंगे कि भाई तुम अपना अपना एक प्लान तैयार करके लेकर आओ। ठीक है, तो चारों अपना अपना प्लान तैयार करके आएंगे।
चारों के प्लान को मैं कहूँगी कंट्रीब्यूटिंग प्लान या कैनोनिकल प्लान। ठीक है जी, कंट्रीब्यूटिंग प्लान, कैनोनिकल प्लान, इमेजिनरी प्लान भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है जी, अब वो सारे के सारे प्लान्स सामने रखे जाएंगे, उन सबको देखा जाएगा। अब हमें एक प्लान फाइनल करना है। हम क्या करेंगे, जो उनमें से सबसे बेस्ट प्लान होगा उस प्लान को हम ले लेंगे और उसके लूप होल्स जो भी हैं उसको कवर करेंगे बाकियों के प्लान के साथ। यानी कि हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी बात सुनेंगे जिसका सबसे बेस्ट प्लान होगा। तो इसी तरीके से कंट्रीब्यूटिंग प्लान्स को मिला करके हम एक अपना फाइनल प्लान तैयार करेंगे जो हम एग्जीक्यूट करेंगे, और उस प्लान का नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी, पुराने वाले प्लान कंट्रीब्यूटिंग प्लान, इमेजिनरी प्लान, कैनोनिकल प्लान्स, और उनसे फाइनल जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो जो आपका जो प्लान लोगों को दिखेगा वो कंट्रीब्यूटिंग नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो उनके मिक्सचर से एक फाइनल प्लान तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। आई बात समझ? इन्हीं सब एग्जाम्पल्स को अब मैं अपने अलग अलग फीचर्स में यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले तो रेजोनेंस वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जब एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर हम प्रॉपर्टीज़ किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, तब हम वहाँ पे रेजोनेंस यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज पढ़िए, when the property of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure। जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसकी सिंगल लिविस स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं और वहीं पर रेजोनेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है बेटा, हमने बेंजीन की कैल्कुल ने ये स्ट्रक्चर दे दी, हमने ये स्ट्रक्चर मान लीजिए। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देख करके हमने एक्सरे स्टडीज़ किया तो हमें ये मिलना चाहिए था कि 3cc डबल बॉन्ड करेक्टर एंड 1 सिंगल बॉन्ड करेक्टर, 3cc डबल और 3cc सिंगल बॉन्ड करेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। लेकिन एक्सरे स्टडीज शो करती हैं कि भाई जहां पर हमने सिंगल बॉन्ड दिया है वहां पर भी समवट डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो हमें कहा कि नहीं जी, मॉलिक्यूल ऐसा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता था। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, भाई 1 पर यहां पर मतलब 1 6 के बीच में, 2 3 के बीच में, 4 5 के बीच में ही डबल बॉन्ड क्यों है? डबल बॉन्ड तो 1 2 के बीच में, फिर 3 4 के बीच में और 5 6 के बीच में भी आ सकता था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इस एरो से, डबल एरो से एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, 1 भी है और 2 भी है, और बाय चांस 1 और 2 इक्वली गुड है, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल ही इक्वली गुड हैं। तो इक्वली गुड हैं तो दोनों का हम 50-50 लेकर के अपना फाइनल प्लान बनाएंगे। तो ये जो फाइनल प्लान है वो है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में हम कहेंगे यहाँ पर भी 1.5 करेक्टर, यहाँ पर भी यानी ना तो 2 ना ही 1, रादर इट इज 1.5। यहाँ पे एग्जैक्ट 1.5 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों इक्वली गुड हैं, तो हमने दोनों की बात सुनी और दोनों का एवरेज से हमने स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, जितने भी प्लान्स हैं उन सबसे ज़्यादा बेटर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर माना जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू 1 and 2। और 1 and 2 में कंपेयर करें तो 1 and 2 दोनों बराबर है। यहाँ पर जो सिंपल बेसिक में आ रहा है उनको हम साथ साथ स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कंपेयर कर लेंगे, बट अदरवाइज हम इसमें लास्ट में पूरा फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग द
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस केस में हमने रेजोनेंस क्यों अप्लाई किया, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से बेंजीन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे थे, तो एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बनाई। जब जहाँ पर एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर है यानी एक से ज़्यादा प्लान है, तो उनको मिक्स करके हमें अपना फाइनल प्लान यानी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तब हम पाई बॉन्ड्स या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएं, तो उसमें जो हम छेड़छाड़ करेंगे, जो थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, वो सिर्फ पाई बॉन्ड्स में होने चाहिए। ठीक है जी। पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कहलाते हैं, तो उन्हीं पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर एक्टिव साइट्स में ही होने चाहिए, पाई ऑर्बिटल्स में ही चेंजेस होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन will not take part in resonance, उसको हम शिफ्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हमने इंडक्टिव में ही पढ़ लिया था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उनको हम कंप्लीट शिफ्टिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ इंडक्टिव, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ इंडक्टिव पर काम करता है, यानी इंडक्टिव सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर ही काम करता है। क्लियर है जी? इसका मतलब इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होते हैं ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सिर्फ इन्हीं पर काम करेगा। इट विल नॉट वर्क विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसको एज अ रूल हम बाद में नोट भी करेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी रेजोनेंस है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल क्यों है? कि हमने इसकी जो स्ट्रक्चर बना ली ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये नहीं कि प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट करती है, नो, प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो रेजोनेंस के थ्रू हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, तो ये जो रेजोनेंस में हमने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ली, उनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दैट कॉन्सेप्ट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी बेंजीन की चाहे हम बना लें, बट ना ये स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर है, उसकी तो एक ही स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। ये बात हम आगे नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगी उनको हम कंट्रीब्यूटिंग, इमेजिनरी या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का नाम देंगे, और इन स्ट्रक्चर से मिलाकर हम अपनी एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी। और रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी रादर देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। यानी फाइनल प्लान हमारा पूरा फुल प्रूफ बनेगा, वो किसी भी सुजेस्टिंग प्लान से, कंट्रीब्यूटिंग प्लान से ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। हम नोट साथ साथ तैयार करते रहिए। नाउ नेक्स्ट इज, भाई कोई भी इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी कोई कंडीशन होनी चाहिए कि भाई ये रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, किस केस में हम रेजोनेंस अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर हम रेजोनेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जो रेजोनेंस है वो पाई ऑर्बिटल्स में, जो शिफ्टिंग डीलोकलाइजेशन है वो सिर्फ हम पाई ऑर्बिटल्स में ही करते हैं। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस तभी होगा अगर एक पाई ऑर्बिटल की एक के साथ बॉन्ड बन रहा है लेकिन ऑप्शन उसकी दूसरे के साथ भी है। यानी एक पाई, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरी पाई ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है। अब ये इसके आसपास भी पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी कि अब इसकी मर्जी है, वो इधर भी बॉन्ड बना सकती है और इधर भी बॉन्ड बना सकती है। यानी जब आपके पास, आप डाइसी कब होते हो? जब आपके पास दो प्लान्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस प्रेजेंट होती है। जब एक ही ऑप्शन है तो आपने उसी की तरफ जाना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन होती हैं तभी आप इधर उधर सोचते हो, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, सेम इधर ही। रेजोनेंस में सपोज ये आपकी एक ऑर्बिटल है, इसके आसपास दोनों ऑर्बिटल हैं, वो दोनों में से किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। यानी एक ऑर्बिटल को अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं ओवरलैप करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड के नहीं, पाई बॉन्ड के लिए, तभी वहाँ पे रेजोनेंस अराइज होता है। यानी पॉसिबिलिटी ऑफ, अब हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ें तो पॉसिबिलिटी ऑफ वन ऑर्बिटल
to overlap with more than one orbital to form a bond is called resonance possibility. ठीक है जी, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस तभी होगा जब वहाँ पर ऑर्बिटल के पास ऑप्शन रहेगी. इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको और एक्सप्लेन करती हूँ. देखो जी, ये कार्बन है, ये कार्बन बेंजीन के कार्बन है ना. बेंजीन के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं, यानी हर कार्बन एटम ने बॉन्ड बना रखे हैं 3-3 सिग्मा बॉन्ड. ये लो जी, बन गया. वैसे मैं इसको थोड़ा सा लिटा कर बनाती तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर रहती, बट चलो बन गया तो ठीक है, इसी को काम करते हैं हम. ये देखो, इसकी एक ऑर्बिटल पड़ी हुई है ये. ठीक है, इसके पास ऑर्बिटल है ये, इसके पास ऑर्बिटल है ये. सेम प्लेन में होनी चाहिए तभी बॉन्ड बनते हैं. तभी मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा सा हमसे डायरेक्शन में गलती हो गई. चलो देखो, यहाँ पर अब ये वाली ऑर्बिटल अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाती है तो मेरी ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, और अगर वो यहाँ पर बॉन्ड बनाती है तो मेरी ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी. यानी इस एटम के पास पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है. तो जब ये केस आता है तभी यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है. अब बार बार आप ऑर्बिटल थोड़ी चेक करते रहोगे. इस पॉसिबिलिटी को चेक कैसे किया जा सकता है? सिंपल लैंग्वेज में, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, या मॉलिक्यूल का जो हिस्सा प्लेन में रहेगा वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है. 3D स्ट्रक्चर के अंदर या 3D पोर्शन के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा. क्लियर? और ये चीज़ चेक करने का एक और बेस्ट तरीका है, द सिस्टम शुड बी कंजुगेटेड. अब आप कहोगे कि कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? कंजुगेटेड का मतलब होता है इफ 2 एक्टिव साइट्स आर separated by a single bond. अगर 2 एक्टिव साइट के बीच में सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन हो तब वहाँ पर सिस्टम कंजुगेटेड भी होगा, प्लेनर भी होगा, और एक ऑर्बिटल की एक से ज़्यादा ऑप्शन फॉर ओवरलैपिंग यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, और वहीं पर रेजोनेंस हम अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ केसेस देखिए, मैं कुछ केसेस बना रही हूँ. 1-2 केसेस मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप बताओगे कि किस में पॉसिबिलिटी है और किस में नहीं है. चलिए, पहले तो मैंने बनाया ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन. देखो जी, इसमें कैसे रेजोनेंस हो सकता है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी यस कंजुगेशन. 2 एक्टिव साइट्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है जी. इसी तरीके से अगर ये ऐसे आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा ये लो, ये एलीन्स होते हैं, ये कंजुगेटेड डाइन्स होती हैं, कंजुगेटेड डाइईन. एंड यहाँ पर क्या है? कॉम्युलेटिव डाइईन, जिसको हम एलीन भी कहते हैं. अब यहाँ पर डबल डबल 2 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है बट विदाउट सेपरेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिस्टम इज नॉट कंजुगेटेड. अब देखो जी, बेंजीन रिंग अभी हमने पढ़ा है ना, रेजोनेंस. यस, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड टॉल्यूवीन. इसमें बताइए मुझे, और एक और मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर CCl3. यहाँ पर बताइए पॉसिबल है कि नहीं है.
जल्दी से देख करके बनाते जाइए। मैं आ रही हूँ अभी सारे अपने एग्जाम्पल बनाने के बाद। OH, there is NH2, साथ साथ मैं नाम भी आपको इसके बताऊंगी, ये नाम आपको लर्न करने हैं। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज एनिलीन, कॉमन नेम, एंड दिस इज फिनोल। ये नाम आपको लर्न करने हैं जी, सारे के सारे लिस्ट में नोट कर लेना। और नाइट्रोबेंजीन, मैं अभी स्ट्रक्चर खोल कर ही आपको दे रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे सीखोगे आप इनको। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है जी। एक और बनाते हैं, दिस इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। चलिए इनमें सब में चेक करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए जी, डबल सिंगल विद इन द रिंग तो रेजोनेंस है, लेकिन सिंगल और ऊपर वाला कार्बन देखो दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वैसे भी वहां पे कोई एक्टिव साइट प्रेजेंट नहीं है ना, कोई एक्टिव साइट प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज आउट ऑफ रेजोनेंस। इस हिस्से में रेजोनेंस है और उधर जो है आउट ऑफ रेजोनेंस रहेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से CCl3, यहां पर भी दिस इज आउट ऑफ रेजोनेंस, यहां है उधर रेजोनेंस नहीं है, ठीक है जी। तो अगर हम पूछें कि ये जो G ग्रुप लगा हुआ है ये रेजोनेंस का हिस्सा है या नहीं, तो ये एक्टिव साइट से आपने देखना है। इधर ये देखो लोन पेयर, यस लोन पेयर यानी एक्टिव साइट, सिंगल डबल यस। NH2, जहां पर भी ऑक्सीजन हो 2 लोन पेयर साथ के साथ लगा दो अगर वो न्यूट्रल है। नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, हेलोजन 3 लोन पेयर, फटाफट लगा दिया कीजिए ताकि गलती होने का चांस ही ना रहे। तो यहां पर भी हेलोजन, तो चलिए बताइए ये है ना डबल सिंगल यस कंजुगेटेड सिस्टम। यहाँ डबल सिंगल यस सिस्टम इज कंजुगेटेड, ठीक है जी। यहाँ पर डबल सिंगल, फिर ये बेंजीन रिंग में तो आपको पता ही है, तो यस सिस्टम इज कंजुगेटेड, यानी आउट ऑफ बेंजीन भी सिस्टम जो है कंजुगेटेड है। और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स है, यहाँ पर वैसे नहीं दिखेगा अगर आपने लोन पेयर नहीं लगाए तो ये कभी भी नहीं दिखेगा आपको। यस देयर इज कंजुगेशन। तो यानी सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ रेजोनेंस अप्लाई होगा और कहाँ पर नहीं। तो बेसिकली कहाँ पर होगा, जहाँ पर सिस्टम कंजुगेटेड है। सिस्टम कहाँ कंजुगेटेड होगा, इफ़ 2 एक्टिव साइट्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। अब वो 2 एक्टिव साइट लोन पेयर टू पाई, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। फिलहाल ये सारे पॉइंट्स को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कितने टाइप की हो सकती है। तो टाइप ऑफ रेजोनेंस, तो चलिए पहले हम इधर की तरफ को फोकस करते हैं। हाँ जी, नेगेटिव टू पाई यानी नेगेटिव एक्टिव साइट और पाई एक्टिव साइट के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपका आना चाहिए, यानी CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। दिख रहा है 2 एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पर, नेगेटिव और पाई, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बनाने बहुत ज़रूरी हैं, वो सबसे पहले सीखने आपको ज़रूरी हैं। और प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी बार भी रिवाइज करते हो उतनी बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके देखोगे, तभी ये स्ट्रक्चर्स आपकी दोस्त बनेंगी, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। आप देख रहे हो जी, वीडियो सुन रहे हो और यहाँ से सुन कर आपको याद हो जाएगा, कभी भी नहीं रहने वाला याद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ा नेगेटिव सिंगल डबल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल सा फिजिक्स लगाओगे।
कोई भी चार्ज मूव होगा अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो लो की तरफ भागेंगे। अब ज़रा मुझे बताओगे, नेगेटिव और पाई में दोनों में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है? ऑब्वियस है, नेगेटिव चार्ज में। अगर नेगेटिव चार्ज में हाई इलेक्ट्रॉन है तो मूवमेंट क्या होगी? नेगेटिव टू पाई। यानी नेगेटिव चार्ज को भी आपने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर ही कंसिडर करना है बेटा, ठीक है जी। इसका मतलब ये शिफ्ट होगा पाई की तरफ। ध्यान से इसकी शिफ्टिंग देखिएगा, वीडियो को रीप्ले करके देखिएगा, लेकिन साथ साथ बनाते हुए ज़रूर करिएगा। और ये पहली बार कर रहे हैं तो 2-2 बार एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएंगे। हाँ जी, तो ये यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जंप नहीं कराने आपने, सिर्फ सरकाने हैं थोड़े से, ये ध्यान रखना है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, कभी भी इसको जंप नहीं कराना है, सिर्फ शिफ्ट कराने हैं स्लाइटली। तो शिफ्ट मतलब ये नेगेटिव चार्ज साइड से निकल करके बीच में आ सकता है, यानी बॉन्डिंग बना सकता है। अब सोचो, अगर एक नया बॉन्ड बना तो ये कार्बन कहाँ जाएगा भाई? 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, तो एक बॉन्ड बना है तो एक टूटेगा भी, तो उसका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड है वो अब जंप करके कहीं आगे नहीं चले जाने वाला, वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। हमने कहा था कि यहाँ पर नेगेटिव, देखो सिग्मा बॉन्ड में कोई शिफ्टिंग नहीं होनी है। अब सिग्मा बॉन्ड में जब कोई शिफ्टिंग नहीं होती तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि जो स्केलेटन, मेन स्केलेटन है वो नहीं हिलेगा। तो सबसे पहले मैंने स्केलेटन बनाया, सिग्मा बॉन्ड वाला स्केलेटन, क्योंकि बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे लेकिन बॉन्ड्स की एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये एटम्स की पोजीशन हो गई। अब जो यहाँ पर नेगेटिव था वो डबल बन गया और डबल था वो नेगेटिव बन गया। ऐसा क्लियर? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अटैक यहाँ पर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, तो उसने अटैकिंग साइड को इससे यहाँ पर शिफ्ट करा दी। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? CH2 सिंगल, ये CH2, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इन सब पर डीलोकलाइज्ड हो गया, यानी ये लो जी ऐसे बना दिया नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपने ये शिफ्टिंग करनी है, क्या? नेगेटिव टू पाई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोन पेयर टू पाई। लोन पेयर टू पाई, इसके लिए एग्जाम्पल हम बनाते हैं लोन पेयर टू पाई, यानी फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने मेरी पुरानी बात को फॉलो नहीं करोगे कि जहां न्यूट्रल ऑक्सीजन देखो 2 लोन पेयर डाल दो जी। ठीक है, डाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? यहाँ पर पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? ये पहले हम ये बताइए कि शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होगी? कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई है? लोन पेयर पर हाई है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा लोन पेयर टू पाई। तो लोन पेयर जाएगा पाई की तरफ शिफ्ट होता हुआ, यानी ये सरक कर यहाँ बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गए। और जब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी तो पहले हम बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड वाले स्केलेटन प्रॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको बना लीजिए। डन। अब कराइए इसकी शिफ्टिंग। देखो ये लोन पेयर मैंने कहीं नहीं लाया, यहीं पर आ गया। अब देखो जी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पॉजिटिव, ठीक है, और बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ पे सिग्मा हो गया, डबल हट गया, और यहाँ से डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, सिंगल डबल में, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्लियर? अब यहाँ पर बेटा यहाँ पे देखो, जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव, जहाँ को गया वहाँ नेगेटिव। अब आप कहोगे कि ऊपर तो नहीं मैंने नेगेटिव चार्ज डाला था, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं डाला था। उसका कारण ये था कि जब न्यूट्रल से चार्ज जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव से जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। एक स्टेप पीछे जाना है, नेगेटिव है तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव होगा। दैट्स इट। ठीक है जी। यहाँ पर इसकी 2 स्ट्रक्चर बने। क्या आप मुझे
सोच के बता सकते हो, वैसे तो हमने रूल पढ़ने हैं बाद में, लेकिन अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं कि जस्ट आप कॉमन सेंस से ही बताइए कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है 1 और 2 में से, तो इसको इस हिसाब से देखिए कि 1 जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है और जो सेकंड है वो पोलराइज्ड है, उसमें पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है, जिसमें दोनों पोल प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, तो यहाँ पर अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमेशा एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होती है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होती है दैन दैट ऑफ चार्ज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है पाई टू पाई। पाई टू पाई, पाई टू पाई का एग्जाम्पल भाई हम लेते हैं ब्यूटाडाइन। सपोज 1,3 ब्यूटाडाइन, अभी हमने कंजुगेटेड डाइन डाली थी ना, 1,3 ब्यूटाडाइन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1,2 ब्यूटाडाइन हमने एग्जाम्पल लिया, दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर कोई भी शिफ्ट हो सकता है ना, तो कहीं पर कोई भी शिफ्ट हो सकता है, तो हमने दोनों डायरेक्शंस लेनी है, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही कार्बन के बीच में, एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड्स हैं, तो कहीं पर भी शिफ्टिंग हो सकती है। तो एक बार शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट यानी ये पाई बॉन्ड अपने एडजेसेंट पे शिफ्ट हो गया, सिंगल डबल में आ गया, डबल जो होगा वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल डबल हो जाएगा और डबल सिंगल हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही रहता है कि मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने स्केलेटन ड्रॉ कर लिया जी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन तो हिलने वाला है नहीं। अब जहाँ डबल था वहाँ सिंगल, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ को गए वहाँ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर 1 थी और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब यहीं पर अगर मेरे को, अभी तो मैंने लेफ्ट टू राइट लेकर गए, ज़रूरी तो नहीं है राइट टू लेफ्ट भी हो सकते हैं, तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी, सिर्फ फ़र्क क्या बनेगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये लो जी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इन तीनों प्लान को मिला करके हम एक अपना फाइनल प्लान बनाएंगे, लेकिन उस फाइनल प्लान से पहले मुझे बताइए इसमें से आपको कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल लग रही है? न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। और वैसे भी पाई बॉन्ड देखें तो इधर 2 पाई बॉन्ड है, उधर इधर 1 पाई बॉन्ड है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। तो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, अब ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड में सिग्मा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हिले ही नहीं, जो हिले हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। क्यों हम अपना क्वेश्चन को टफ बनाएं? ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। फर्स्ट इज मोर स्टेबल एंड सेकेंड एंड थर्ड को चेक करो, दोनों बराबर हैं, एक जैसी हैं, सिर्फ चार्ज की पोजीशन चेंज हुई है, अदरवाइज कुछ नहीं। और जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो सबका मिक्सचर, जिसमें से हमारा जो फाइनल प्लान बनेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा कंसीडर करेगा और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डीलोकलाइज्ड। जो एक्टिव साइट्स है वो स्कैटर्ड हो गई, बजाय एक पोजीशन पे होने के स्कैटर्ड, फैल गई। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड रहेगा। ठीक है जी। इसमें ना एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पाई टू पाई में एक और एग्जाम्पल, एक और केस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये केस ऐसे होता, देखो जी, यहाँ पर भी कंजुगेशन दिख रही है, पाए सिंगल पाए दिख रही है ना, कंजुगेशन है भी। अब यहाँ पर जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग ऐसा नहीं होगा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पर भाई चांसेस जो होंगे पाई इलेक्ट्रॉन खींचने के किसके पास ज़्यादा होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ज़्यादा रहेंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन रहेगी, पॉसिबिलिटी तो दूसरी भी बन जाएगी, लेकिन स्टेबल ऑप्शन यही बनेगी कि ऑक्सीजन विल मूव टुवर्ड्स
सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो बस बाकी वैसे ही बॉन्ड बनाइए। इन स्ट्रक्चर्स को वीडियो बंद होने के बाद दोबारा से कम 2 बार ड्रॉ करके छोड़ना है, तभी जाके ये रेजोनेंस में हाथ बैठेगा आपका अच्छे से। ठीक है जी, डन। चलिए अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। π2 पॉजिटिव। π2 पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ लाइक दैट। वैसे मैं इसका कॉमन नेम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो मैंने बनाया है दैट इज एलाइल कार्बोकेटाइन। एक और ऐसा ही सेम बनाया था, ये रहा, एलाइल कार्बेनाइन था। ठीक है जी। तो एक्चुअली 3 कार्बन एटम विद 1 डबल बॉन्ड को हम एलाइल कहते हैं। तो दिस इज एलाइल। आज देख लो आपने कितने सारे नाम सीखे हैं, याद है? ऑक्सालिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, एसीटेट आयन, फॉर्मेट आयन, एलाइल आयन, बेंजाइल, टॉल्वेन, सारे। ठीक है जी। तो ये रहा एलाइल कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे? ऑब्वियस है, पॉजिटिव के पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 2 क्या जाएंगे? तो π2 पॉजिटिव ही जा सकते हैं। तो π2 पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज में ना केटाइन में एक ही एरो बनता है, बाकी में दो एरो एक साथ चलते हैं ना, यहाँ हमेशा एक ही एरो चलता है, क्योंकि एक के पास तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन। यस। तो यहाँ पर पहले मैंने बनाया अपना स्केलेटन, फिर सिंगल को डबल को सिंगल, सिंगल को डबल, जहाँ से गए वहाँ पॉजिटिव, जहाँ को गए वहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके हो गया न्यूट्रल। बोथ स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल। यहाँ पर 1 and 2 आर इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर। तो फाइनल स्ट्रक्चर इन दोनों का मीन बनेगी, एवरेज बनेगी। ठीक है। अब एक नए तरह की शिफ्टिंग सिखा रही हूँ जी। π2 फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल ही ले रही हूँ यहाँ पर भी, ये रहा एलाइल और ये हो गया एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है जी, दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की मूवमेंट हमेशा थोड़ा डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो ये एरो रहता है ना, आप ये मान के चलो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमें क्या करना है, जब यहाँ पे π2 इलेक्ट्रॉन, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहीं पर शिफ्ट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये फ्री रेडिकल है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। इंटरमीडिएट में हम पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ इसको, ठीक है, नहीं तो हम उधर की तरफ को चले जाएंगे, आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन ये अभी ध्यान रख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे, जिन बच्चों को काउंट करने आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 8 नहीं है पूरे। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स डेफिशिएंट साइट। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मूवमेंट करनी है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? तो इसी वजह से जो मूवमेंट होगी वो हाफ एरो होगी। यस, दिस इज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ऑलरेडी है, 1 वो साथ वाले से लेगा, है ना? तो साथ वाले से सिर्फ 1 लेगा। इसको हाफ एरो, फिस्टल एरो भी कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हाफ एरो से ही बनती है। तो अब पहले मैंने स्केलेटन ड्रॉ किया, फिर मैं आपको बताती हूँ। जहाँ सिंगल डबल था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया। ठीक है। अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इसके पास बच गया, और दूसरा ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर बॉन्ड बन गया। अगेन 1 and 2 इज द इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आगे बढ़े भाई। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक चीज के लिए बड़ी फेमस है, अपने एक्सेप्शनल केसेस के लिए। और ठीक है ना, बिना स्पाइसेस के तो खाना मज़ेदार होता ही नहीं। तो ये एक्सेप्शनल हमारे स्पाइसेस हैं। तो सबसे पहला स्पाइस मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है
कि अगर ये इस वाले एटम को ना, ये जो, एक मिनट, इस तरीके से ऐसे बनता है ये वाले एटम, दीज आर कॉल्ड ब्रिज्ड हेड, ब्रिज बना हुआ है इसमें, ब्रिज्ड हेड कहते हैं इसको। तो जो ब्रिज्ड हेड है वो कभी भी प्लेनर नहीं होता, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है और इसके बीच में एक और पिरामिड टाइप बनता है, जैसे होता है ना पिरामिड टाइप, पिरामिड से बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो जो पिरामिड्स रहते हैं वो कभी भी प्लेनर नहीं होते हैं, और जहाँ प्लेनरिटी नहीं है वहाँ पर आपका रेजोनेंस काम नहीं करता। तो देखने में चाहे आपको दिख रही है पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, है ना, लोन पेयर टू सिंगल पॉजिटिव मूव कर देना चाहिए, बट नो, देयर इज नो रेजोनेंस। नेगेटिव सिंगल डबल, नो रेजोनेंस। तो ये स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपने ध्यान रखना है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। याद रहेगा, ठीक है जी। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, सिंगल है, डबल बॉन्ड है ना। एज पर रूल दो एक्टिव साइड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर स्पाइस इसलिए है, ये मैं यहाँ पे इसी यही सेम एग्जांपल बनाया हुआ है, पॉजिटिव सिंगल पाई बॉन्ड। अब इसके लिए तो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन मूव कराने थे, ऑक्सीजन नहीं देगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से, उसका बॉन्ड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना लोन पेयर तो दे देता है ऑक्सीजन, लेकिन अपना पाई बॉन्ड को ले लेगा, देगा नहीं। तो दैट्स वाई देयर इज नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो ये केस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आज सुना, समझ में आ गया, एक बार रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद कभी खोल कर नहीं देखा, तो वो कभी समझ में भी नहीं, याद नहीं रहेगा आपको। तो बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आती है, रट्टे मारकर नहीं आती है। अब यहाँ पर एक और केस है जी, यहाँ पर मैंने आपको कहा था जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ लोन पेयर बना दीजिए। अब लोन पेयर भी पूरे ऑक्टेट को कंप्लीट, यहाँ पर देखिए पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 2, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी कंप्लीट ऑक्टेट ही रखता है। तो एज पर रूल यहाँ पर सेपरेशन, आपकी कंजुगेशन तो बन रही है, लेकिन अगर आपने ये यहाँ से यहाँ मूव करा दिया तो ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ना तो कार्बन ऑक्टेट से ज़्यादा रख सकता है, ना ऑक्सीजन ऑक्टेट से ज़्यादा रख सकता है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बजाय सल्फर होता, ऑक्टेट उसकी भी कंप्लीट है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के टाइम हमने पढ़ा था कि सल्फर के पास क्या होती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करें तो ये चलेगा इसको, ये हो सकता है। द नेम ऑफ दैट रेजोनेंस इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या कहेंगे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है जी। तो ये दैट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, सी नेगेटिव एफ एफ एफ, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, सेम एग्जांपल है ना। ये यहाँ पर मूव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरीन आ जाए, yes, this is resonating stabilized, possible d orbital resonance. So it means that is resonating stabilized, resonating stabilized, जबकि not resonating stabilized,
ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी कंजुगेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए फिर भी यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे स्पाइसेस को स्पेशली ध्यान में रखना है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी स्लाइड का और ये लीजिए जी। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। हमने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है उसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हुए चलने हैं और वो रूल्स क्या हैं? रूल्स टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हमने ड्रॉ करनी है, सबसे पहला रूल जो मैं सबसे पहले फॉलो कर रही थी, स्केलेटन चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड एटम्स नहीं हिलेंगे अपनी पोजीशन पर। यहाँ पर कभी कभी ये स्ट्रक्चर दिखाई जाती है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाता है क्या ये रेजोनेंस का हिस्सा है? नो रेजोनेंस, नो, बोथ आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। रीजन बताइए जल्दी से। इसका कारण ये है हाइड्रोजन एटम ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है जी। देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन एटम यहाँ ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पर आ गया है, तो ये रेजोनेंस नहीं है। फिर ये क्या है? ये टॉटोमेरिज्म है, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो ये यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम। अगर किसी स्ट्रक्चर्स में पोजीशन चेंज की हुई है एटम्स की तो आप उसको रेजोनेंस का हिस्सा नहीं मानोगे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। एंड जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नेट चार्ज सेम रहना चाहिए, यानी कि अगर कोई न्यूट्रल है तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस माइनस बनेगी, क्योंकि प्लस माइनस मैच करके सेम चार्ज में, यानी टोटल सम ऑफ चार्ज, मतलब ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आएंगे, ना अपने इलेक्ट्रॉन आपने खाने हैं, ना आप खुद से प्रोड्यूस कर देने हैं, वो सेम ही रहेंगे। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, बॉन्ड पाई में वो चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपने नेट चार्ज को सेम, टोटल नेट चार्ज सेम रहेगा। एंड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड फॉलो लिविस ऑक्टेट थ्योरी। जैसे पिछले स्ट्रक्चर में हमने लास्ट स्ट्रक्चर में क्या कहा था, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ओ के केस में, क्योंकि ऑक्टेट यहाँ पे वायलेट हो जाता ऑक्टेट रूल, तो 8 से ज़्यादा ऑक्सीजन के पास नहीं हो सकते थे। हाँ, जो आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं वो आपकी हाइपर ऑक्टेट दिखा सकते हैं, सेकंड पीरियड नहीं, तो लिविस ऑक्टेट के ऊपर टैली होने ज़रूरी हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब हमें ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दे दी गई हैं, एक ही मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दी गई हैं, और आपको ये बताना है कि ये स्ट्रक्चर्स आपकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, तो अब हमारा यही पोर्शन है। नाउ स्टार्ट विथ रूल्स टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने जो स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है वो सेम ऑर्डर, जो भी रूल्स में जिस सीरियल में लिखवाऊंगी, जिस सीरियल में समझाऊंगी, उसी सीरियल ऑर्डर में आपने लर्न करने हैं और उसी ऑर्डर में चेक करने हैं। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीरियल ऑर्डर भी ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन है कि आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप वो स्ट्रक्चर देखोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब इन बॉन्ड्स में आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो चेंज होंगे नहीं, तो आप सिर्फ पाई बॉन्ड्स को देख करके चेक कर सकते हो। और इससे भी आसान रहता है कि जो उसमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगी वही स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर्स, हमने पहले भी बनानी सीखी थी ब्यूटाडाइन की,
ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर्स अपने आप से ड्रॉ कीजिए। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। जहाँ से जाएंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ को जाएंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी के साथ ही एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी, ये लो CH2, पॉजिटिव डबल नेगेटिव चार्ज। अब इस स्ट्रक्चर को जब आपने इसमें स्ट्रक्चर्स देखनी है तो ये वाली स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक एक है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो यानी कि स्ट्रक्चर 1 इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और 2 और 3 क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये सेम है ना बेटा, जो सेम स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर विथ सेम एनर्जी, दैट इज स्ट्रक्चर विथ सेम एनर्जी। और वैसे भी जिस मॉलिक्यूल में जब कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो उसमें रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी का इम्पॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसको मैं आगे भी एग्जांपल से आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल हमने क्या कहा, 2 और 3 सेम एनर्जी की स्ट्रक्चर हैं और ये 1 जो है वो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जितनी भी आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है उसमें आपने सबसे पहले क्या चेक कर लिया कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है या फिर मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर है उसको आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आगे कर दिया। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर टैली नहीं हो रहा है, फर्स्ट नंबर टैली नहीं हो रहा है तो आपने सेकेंड रूल की तरफ जाना है। फर्स्ट रूल से आपको आंसर नहीं मिला तो सेकेंड रूल से लेकर आना है। तो आपने ऑर्डर वाइज चलना है, स्टेप वाइज मूव करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेकेंड रूल है दैट इज द स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ वेरियस एटम इज मोस्ट स्टेबल देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। यानी कि जिस स्ट्रक्चर के सारे एटम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट यानी उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्ट्रक्चर बेटर होगी एज कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल जिसमें किसी एक या अधिक किसी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसके कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल ये लो जी, मैंने लिया एसिटाइल आयन, ये एसिटाइल है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब अगर मैं मूवमेंट कराऊंगी तो क्या कराऊंगी, π2 पॉजिटिव, π2 पॉजिटिव। जब ये मूवमेंट होगी तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3C, डबल बॉन्ड को मैंने नहीं हिलाया, ये लोन पेयर नहीं हिलाया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पॉजिटिव हो गया और ये डबल से यहाँ पे ट्रिपल हो गया और जो पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 स्ट्रक्चर है। अगर मैंने इस रूल को स्किप करके नेक्स्ट रूल पर चले गए और नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको बताऊंगी, तो नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन और कार्बन में से आपको सेलेक्ट करना हो किस पर पॉजिटिव चार्ज बेटर है तो ऑब्वियस है कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर कर सकता है और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता। तो अगर आपने थर्ड रूल पर चले गए तो यहाँ पर आप इसको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आप फर्स्ट को मोस्ट स्टेबल कह दोगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस थर्ड रूल को चेक करने से पहले आपको कौन सा रूल चेक करना है, सेकेंड रूल। और सेकेंड रूल ये कहता है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है वो बेटर है। कैसे चेक करोगे, अब आपको ऑक्टेट चेक करने के लिए हर एटम को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट का डर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के साथ है, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव वाले को चेक करना है। तो अगर मैं पॉजिटिव वाले को यहाँ पे चेक करूँ तो ज़रा देखो, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 1, 2 और 3, 1 2 3 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और यहाँ पर पॉजिटिव को चेक करो, 1 2 3 और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के स्ट्रक्चर में कंप्लीट है, सेकेंड स्ट्रक्चर में।
तो सेकेंड रूल के हिसाब से सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर। और यही अगर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर कर दिया होता तो मेरा आंसर गलत हो जाता। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ऑर्डर आपने इसी ऑर्डर में चेक करना है, रूल्स का ऑर्डर आपने नहीं हिलाना है। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्लियर है जी? अब थर्ड रूल क्या कहता है कि आपने जिस एटम पर चार्ज रखे हैं वो चार्जेस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ सूट करने चाहिए। यानी कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज दे दिया चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव हुआ तो वो लेस स्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा। एक बार मैं कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है। एक ऑर्डर आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फोन रूल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट एंड नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। अगर मैं पॉलिंग रूल के हिसाब से कहूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है और क्लोरीन की भी 3 रहती है, जबकि कार्बन की 2.5 है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। sp2 और sp की उससे कम हो जाएगी। क्लियर? और ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है। sp3 नाइट्रोजन एटम की 3 है, लेकिन sp3 कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी 4। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और यहाँ पर एक्चुअली देयर इज 2.5। ठीक है बेटा? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये नेगेटिव चार्ज आराम से बियर कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में उनको थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत ऑक्टेट रूल को वायलेट करके नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन ने पॉजिटिव रखा है, लेकिन फिर भी हमने उसको स्टेबल दिया है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट यहाँ से अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई। यानी कि ऑक्टेट एक बेसिक नीड है, तो हर एटम की बेसिक नीड होना ज़रूरी है। उसकी नेचर को हम बाद में देखेंगे, वो क्या चाहता है वो बाद की बात है, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी ज़रूरी है। तो अब थर्ड रूल, अगर आपका सेकेंड रूल से आंसर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप फिर थर्ड रूल के ऊपर, सेकेंड रूल चेक करने के बाद आप थर्ड की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट के बाद अगर सीधा थर्ड पे चले गए तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड रूल को फॉलो करते हैं। थर्ड रूल में देखिए जी, अगर मैंने यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, सपोज कि मैंने इसकी क्योंकि अब यहाँ पे आपको नहीं ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी ड्रॉ की हुई मिलेंगी, आपको सिर्फ उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। लो जी, मैंने एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करके दे दिया आपको और दूसरी स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रॉ करके दे दी। एक बार लेफ्ट टू राइट मूव कर दिया, दूसरी तरफ राइट टू लेफ्ट मूव कर दिया। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, इसी सेम स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर तो नो डाउट सबसे स्टेबल होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि एक तो वो न्यूट्रल है और पाई बॉन्ड वहाँ पे 2 है और इधर पाई बॉन्ड 1 है इनमें। तो यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर तो चलिए जी फर्स्ट रूल से हो गई। पहले हमने फर्स्ट रूल देखा और फर्स्ट को मोस्ट स्टेबल कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे सेकंड और थर्ड में से जानना है, तो उसके लिए अब मैं सेकंड रूल देखूंगी। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेफिशिएंट देखना है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी देखनी है। ये पॉजिटिव चार्ज में 3 बॉन्ड बने यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज चेक किया तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास तो एक ही लोन पेयर, आपके पास ये रहा, 1 मिनट, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर, मैं 1 मिनट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ, ये आपको ऐसे दिया होगा। इतने इलेक्ट्रॉन के बाद ये नेगेटिव चार्ज ये है लोन पेयर की वजह से, ठीक है। या तो नेगेटिव चार्ज डाल दो, लोन पेयर डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। मैं ऐसे कर देती हूँ, या तो ये नेगेटिव चार्ज डाला होगा या फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला होगा, ठीक।
ठीक है जी। और यहाँ पर ये वाला जो तीसरा वाला है वो गया, तो ये स्ट्रक्चर दिया है जी आपको, ठीक है जी। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मुझे देखना है तो ऑक्सीजन को तो मुझे चेक नहीं करना, नेगेटिव चार्ज को तो चेक नहीं करना, पॉजिटिव को चेक करना है। यहाँ ये डेफिशिएंट था, यहाँ 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेकेंड रूल फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में से डिसाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेकेंड रूल ये कहता है कि किसी को भी डेफिशिएंट नहीं होना है, लेकिन यहाँ पर एक एटम यहाँ डेफिशिएंट है, एक एटम यहाँ डेफिशिएंट है, बस इतना ही चेक करना था। तो यानी कि दोनों स्ट्रक्चर्स में एक एक डेफिशिएंट है, तो इसका मतलब सेकेंड रूल ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई दोनों डेफिशिएंट है, कोई भी ऑक्टेट कंप्लीट वाली नहीं है, तो यहाँ पर वो नहीं बता सकता कि कौन स्टेबल है। फिर हम थर्ड पर जाएंगे। फिर अब जब दोनों सेम थे, एक एक एटम डेफिशिएंट था, तो अब हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग कार्बन पर पॉजिटिव है तो चलेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सेकंड और थर्ड में से सेकंड इज बेटर देन दैट ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर इज बेटर देन दैट ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि कैसे सेकेंड एंड थर्ड के बीच में आपने डिफरेंस लेना है। सेकेंड में सिर्फ आपने चेक करना है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है। अगर एक ही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली है, बाकी सब स्टेबल वाली हैं, तो आप उनको स्टेबल कह दोगे, डेफिशिएंट को लेस स्टेबल कह दोगे। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे स्ट्रक्चर थी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, तो दोनों स्ट्रक्चर में से हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, फिर हमने थर्ड रूल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर थर्ड रूल से भी मूव ने हमें डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो हम उसके बाद कौन से रूल की तरफ जाएंगे? नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ रूल। नाउ दैट इज आवर फोर्थ रूल। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो दूर दूर होने चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए। यानी लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दी CH3, ये है, ये डाईकीटोन है बेटा, और इसका मैंने स्ट्रक्चर सपोज ऐसे बना दिया, ये अपना ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, ये भी अपना ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। वैसे तो जब भी हमने जितनी भी रेजोनेटिंग बनाई है ना, तो एक ही डायरेक्शन में एरो को लेकर गए हैं, यहाँ पे दो अपोज अलग डायरेक्शन में ले गए हैं। वैसे इसका मतलब ये रेजोनेंस सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीज़न जानिए। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिवली चार्ज एटम साथ साथ पड़े हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि वन इज़ मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। यानी सेकेंड जो रूल है सेकेंड जो प्लान हमें दिया गया है वो इतना ख़राब है कि हम उसकी ज़्यादा बात सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर हमें फोर्थ रूल से भी आंसर नहीं मिलता है, तो दिस इज माय फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस, जैसे लाइक चार्ज पास पास नहीं होने चाहिए, अनलाइक चार्ज दूर दूर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज स्ट्रक्चर ये है CH डबल बॉन्ड CH2, नॉट CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, हाँ जी। अब यहाँ पर इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है। पहली बात तो ऑक्सीजन है, तो लोन पेयर बनाए बिना कभी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब एक लोन पेयर शिफ्ट होगा, जहाँ पे सिंगल है वहाँ डबल हो गया, डबल से सिंगल हो गया, सिंगल से डबल हो गया, डबल से सिंगल हो गया। और इसी की एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए।
ये लीजिए जी, हो गई। अब इनमें ऑर्डर डिसाइड करिए। देखिए, नो डाउट फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि फर्स्ट ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है ना। और पाई बॉन्ड तो देखो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम यहाँ पर इस तरीके से ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज स्ट्रक्चर है, तो न्यूट्रल इज़ बेटर देन दैट ऑफ चार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो अब इन दोनों में से अगर मुझे डिसाइड करना है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूर दूर हैं, और यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर क्लोज है। तो क्लोज वाले जो होंगे वो बेटर होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो यानी कि 1 इज बेटर देन थर्ड इज बेटर देन सेकेंड। दिस इज आवर स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी वही आपकी मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है जी। यानी जो सबसे अच्छा प्लान होगा, हमारा मेन प्लान उसी के अकॉर्डिंग दिखेगा। एक और यहाँ पर मैं आपको एक स्टार पॉइंट लिख रही हूँ, जो मैं अभी पहले मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। जब भी आपका रेजोनेंस में रेजोनेंस विद इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स is more important. इसको मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये इनोल, ठीक है, ये इनोल दिया गया, ठीक है, और यहाँ से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई, और इसमें इनोल की बजाय हम बना लेते हैं ये ले लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दे दी, ठीक है, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी कार्बोक्सिलेट आयन की। कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, ये लो जी। अब अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 स्ट्रक्चर देखूंगी, तो देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पे उस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो 1 और 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गई। इस केस में यहाँ पर भी एक बार ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, एक बार कार्बन पर नेगेटिव है। तो अब आप देखो, अगर मैं रूल वाइज चलूँ, फर्स्ट रूल क्या कहता है, न्यूट्रल, दोनों में से कोई न्यूट्रल नहीं है, फर्स्ट रूल नहीं चलेगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, कोई भी डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज में डेफिशिएंसी चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है, इसका मतलब ये रूल भी नहीं गया। थर्ड रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सूट करनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, सूट करता है, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव है, सूट नहीं करता है। तो इस हिसाब से 1 इज बेटर देन दैट ऑफ सेकेंड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में दो बन रही हैं, दोनों में ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया जा रहा है, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है या एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो इट मींस एसीटेट आयन is more resonating stabilized, more resonating stabilized। ये बात समझ में आई है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड होंगी। इस बात क्लियर, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन देते हैं रूल्स की, ऑर्डर वाइज सीरियल नंबर से।
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रूल क्या था? सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए ज़्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, या फिर न्यूट्रल स्ट्रक्चर, वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है जी। सेकेंड रूल क्या कहता है? मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है तो वो लेस स्टेबल है, और अगर सारी ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो मोर स्टेबल है। तो यानी पहले में आपने न्यूट्रल या मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखा, सेकंड में आपने डेफिशिएंसी देखी, और डेफिशिएंसी कहाँ चेक करोगे? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पर चेक करोगे। थर्ड रूल, चार्ज जो है दे शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ रूल हमारा क्या था? थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या था कि आपके जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस जो हैं वो आपके साथ में नहीं होने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो जितने पास होंगे उतना बेटर। ठीक है जी, समझ में आ गया? कहने को इतने बड़ा पॉइंट्स थे, लेकिन शॉर्ट में नंबर ऑफ पाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग लाइक चार्जेस पास नहीं होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस पास होने चाहिए। हो गया काम खत्म। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पर एक स्पाइस और मैं डाल रही हूँ जी, है ना? बिना स्पाइस के तो केमिस्ट्री में कोई बात पूरी ही नहीं होती। तो एक छोटा सा स्पाइस स्टार्ट पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर देखिए जी, रेजोनेंस है कि नहीं है, मुझे ज़रा सोच के बताइए। अगर मैं अपना सिंपल सिंपल कंजुगेशन देखूँ, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो कंजुगे है जी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की, तो पाई शुड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। क्या पाई पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकता है? अगर उसने किया तो ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा। और इससे पहले अभी हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि हर ऑर्बिटल, हर स्ट्रक्चर्स को ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्टेट रूल नॉट फॉलोड, ऑक्टेट रूल वायलेट। और इसी वजह से यहाँ पर नॉट पॉसिबल। इससे पहले जहाँ पे हमने लिखे थे ना नॉट पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो इस रूल को भी, इस बात को भी आप वहीं पर लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस को कंप्लीट करें।